अब देखिए हम लोगों की बात हो रही थी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज क्या था, ढेर सारे कंट्रीज का जो भी कंट्री रिप्रेजेंट करती थी वो जो है आपके एक तरह से एक कॉन्फ्रेंस करती थी साल भर में, और साल भर में बैठ करके कॉन्फ्रेंस क्या की जाती थी कि जो भी क्लाइमेटिकल चेंज है वो क्लाइमेटिकल चेंज पर हम लोग को कैसे एक्शन लेना है, उसका जो आपके क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसकी क्या रेमेडी है, हमें कौन कौन से मेजर्स लेने हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके उस कॉन्फ्रेंस में होती थी। तो हर साल का एनालिसिस करने के बाद जो रिपोर्ट आती थी हर साल की, उस हर साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद कि हम लोग कहाँ पे पहुंचे या कितना इफेक्टिव रहा हम लोगों का जो भी जो है आपके एक तरह से हम लोग मेजर्स ले रहे हैं, इफेक्टिवनेस है या नहीं है। तो इस तरह की चीज, कुछ ना कुछ नई चीज हम लोग जो है अपने ऊपर बाउंड करते थे। और हम लोग ये जानते थे कि हाँ, जो भी आपके इस तरह के जो भी आपकी इस तरह की बाउंडेशंस लगेंगी वो इसी तरह से लग सकती है, क्योंकि जब सारी कंट्रीज बैठ करके आपस में जो है आपके एक तरह से सलाह मशवरा कर ले, और सलाह मशवरा करके और तब जा करके आपके ये जो है एक तरह से चीज़ों को जो है फ्रंट में लाएगी, तो हम लोग एक दूसरे की जो है बातों को मानेंगे भी। और जब कंट्री वाइज होगा, इंटरनेशनल लेवल पे होगा, तो सब कंट्री बाउंड भी रहेगी, हर हाल में सबको मानना पड़ेगा। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जैसे हमने आपको कहा कि पहली बार जैसे 1992 में जो है आपके रियो डी जेनेरियो में, जो कि आपके अर्जेंटीना में है, तो अर्जेंटीना में पहली बार हुई। वहां पर क्योंकि हमने आपको बताया था कि 1985 से लेकर के, क्योंकि जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ और उसके बाद जो है आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये जो है आपके एक तरह से क्योटो प्रोटोकॉल जैसे 1997 में हुआ, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्योंकि पहले हो चुका था 85 में ही, तो इसलिए जो आपके एक तरह से सामने संकट दिख रहे थे कि अर्थ को बहुत ज्यादा संकट है, पृथ्वी नष्ट हो रही है, पृथ्वी मर रही है, और किस तरह से, जैसे हमने आपको लास्ट जो है आपके उसमें बताया था लास्ट लेक्चर में, कि हमने फिल्म भी आपको बताया था कि पूरी फिल्म कैसे बनी हुई है, द डे आफ्टर टुमारो, या फिर जो है आपके ट्विस्टर। तो ये फिल्म अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी का अंत कैसे होना है या एंड कैसे होगा पृथ्वी का, वो पूरा दर्शाया गया है उसमें। तो ये जो आपके जितनी भी जो आपके अर्जेंटीना में जब ये हुआ रियो डी जेनेरियो में, तो जब आपके क्लाइमेटिकल चेंज पर जो है आपकी बात हुई, तो इस पर ये सबसे पहली चीज ये आई कि संकट किस चीज का आ रहा है। संकट आ रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस इफेक्ट तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, आपके तेजी से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जा रहा है। अब ये जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसके पर कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे इस पर रोक लगाई जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, तो ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके इश्यू होता है। तो रियो डी जेनेरियो से शुरुआत हुई, फिर इसके बाद 1995 में जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1, फिर आपके पहले तो आपके एक तरह से क्लाइमेटिकल चेंज पर जो है आपके सबमिट हुआ, और ये सबमिट जो है आपके रियो डी जेनेरियो 92 में हुआ। फिर ये हुआ कि सारे लोग बैठे और सारे लोग बैठ करके इस पे बात करें। कंट्रीज को इनवाइट किया गया, जितनी कंट्रीज थी वो इनवाइटेड हुई, उन्होंने आकर के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बनाई। तो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बर्लिन में हुई। तो यहाँ पर जो है आपके जर्मनी में बर्लिन में जो है आपके जो है पहली कॉन्फ्रेंस हुई। और वहां जाकर के, जैसे यूरोपियन रीजन में आपके बर्लिन है, तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज क्योंकि एक थे और उनका सबका एक ही मत था, और ये सब यही चाहते थे कि हाँ किसी ना किसी तरह से सभी के ऊपर रोक लगाई जाए। बस एक दो ऐसे जो है कंट्रीज थे जो कि डेवलप्ड कंट्रीज थे, जो कि आपके एक तरह से जैसे फ्रांस था, इटली था, तो ये सब जो है आपके एक तरह से अलग स्टैंड पर जरूर थे, लेकिन लगभग यूरोप एक था, उनका डिसीजन एक था। भले ही जो है आपके आगे अभी आप पढ़ेंगे तो कुछ चीजों पे जो है बिखरा हुआ, बहुत चीजें जो है आपके एक तरह से एंटी हो गए कुछ पार्टीज। तो वो हुआ क्या कि जब डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के बीच में एक फ्रैक्शन हो गया। और फ्रैक्शन क्यों हो गया? क्योंकि डेवलप कंट्रीज ज्यादा उत्सर्जन कर रहा था इस तरह की गैसों का, और ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा उत्सर्जित कर रहा था, एमिशन ज्यादा कर रहा था, और डेवलपिंग कंट्रीज कम कर रहा था। डेवलपिंग कंट्रीज अभी डेवलप हो रहा था और डेवलप कंट्रीज डेवलप हो चुका था। तो डेवलपिंग कंट्रीज का ये मानना था कि डेवलप कंट्री के ऊपर ज्यादा रोक लगाई जाए। खैर इसका एनालिसिस अभी हम लोग करेंगे। तो यही फ्रैक्शन था। तो आगे चल करके कुछ कंट्रीज एक दूसरे के जो है अपोज में भी आ गई।
तो बर्लिन में ये पहला हुआ। फिर इसी तरह से जो तीसरा हुआ क्योटो में, जापान। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो जब आपके तीसरी हुई, जो कि क्योटो शहर में हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुई। और इसी में एक समझौता किया गया विभिन्न देशों के द्वारा, जो आपके एक तरह से कंट्रीज थी। अब इसमें जो है आपके एक तरह से 189 कंट्रीज थी टोटल जब पार्टिसिपेट की क्योटो में। और क्योटो में जो पार्टिसिपेट करने वाली जो कंट्रीज थी वो 189 कंट्रीज जो थी। अब उन कंट्रीज में जो है आपके कुछ जो है एक फेवर में थे, कुछ अगेंस्ट में थे। तो इसलिए बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि जितनी कंट्रीज थी सब के सब फेवरेबल हो गई और सब ने जो है एक्सेप्ट कर लिया सारी चीजों को। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि ये पता चल रहा था कि पृथ्वी का विनाश हो रहा है, पृथ्वी का अंत हो रहा है। कैसे हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल डिमिंग जो हमने आपको बताया, एशियाई भूरी धुंध, एशियन ब्राउन हेज, जो कि अभी आगे डिटेल वे में आने वाला है। तो ये क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी गर्म हो रही है। पृथ्वी के गर्म होने से जो आइस कैप्स हैं, जो पृथ्वी पर हिम है, वो पिघल रही है। पिघलने की वजह से समुद्र तल जल बढ़ रहा है, समुद्र तल उठ रहा है। समुद्र तल उठने से, सी लेवल उठने से जितने तटीय क्षेत्र हैं वो डूब रहे हैं, और जिसके कारण जितने भी आइलैंड्स हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। तो ये सब क्योटो प्रोटोकॉल में था। तो क्योटो प्रोटोकॉल में 189 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया, और वहां पर एक जो है समझौता ये निकला कि जो आपके एक तरह से कंट्रीज थी, इन कंट्रीज में सबसे पहले जो है आपके एक तरह से मतभेद तब हुआ जब इसकी एक्सेप्टेंस की बात आई। क्योटो प्रोटोकॉल जब एक्सेप्ट करने की बात है, क्योटो प्रोटोकॉल था क्या? था ये कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो उसमें 6 गैसेस ऐसी थी जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस का जो है आपके श्रेणी में आती थी, जिसमें नंबर 1 पे थी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को पहले देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में आपके एक तरह से टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। उसके अलावा जो आपकी दूसरी गैस थी वो थी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से भी आपके होता है। फिर HFC थी, फिर इसी तरह से आपके PFC थी जो कि SF6 थी, और मीथेन थी, CH4 थी। ये 6 गैसें थी, और ये 6 गैसें जो है आपके जो है दिया गया इसमें, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस जो हम कहेंगे। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, HFC, PFC और SF6। तो ये जो आपकी गैसें थी ये क्या करती थी? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती थी, टेम्परेचर को इंक्रीज करती थी। सूर्य से आने वाला ऊष्मा बाहर परावर्तित नहीं हो पाती थी, ये गैसें फिर पृथ्वी पर छोड़ देती थी, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान ज्यादा होने लगा, औसत तापमान बढ़ने लगा, गर्मी बढ़ने लगी, एक्सट्रीम कंडीशंस आने लगी। तो ये जो है आपके एक तरह से इफेक्ट ये 6 गैसों पर था। तो किया क्या? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इस पर नियंत्रण लगाना, ये 6 गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाना, हर देश को जो है आपके एक तरह से रेस्ट्रिक्ट करना कि तुम उत्सर्जन नहीं करोगे, और इस तरह से आपके उत्सर्जन को रोका जाए। तो उत्सर्जन को रोकने के लिए ये 6 गैसों का उत्सर्जन को रोकना। और क्या था क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल जो था, क्योंकि जब ये लगाया गया, जब फोर्स में आया वो 16 फरवरी को आया, 16 फरवरी 2005 को, जबकि एडॉप्ट कब किया गया? 11 दिसंबर 1997। तो 11 दिसंबर 1997 को जब क्योटो में सम्मेलन हो रहा था, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस टाइम इसको जो है आपके ये किया गया, और 2/3 मेजोरिटी से इसको पास होना था। तो इसलिए मोर देन 2/3 मेजोरिटी, और यहां पर जो है आपके ये देखा गया। तो यहां पर जो है एक तरह से जो एक्सेप्टेंस था वो था जब निकाला गया एनालिसिस करके, मोर देन 2/3 था, मतलब 2/3 एग्जैक्टली नहीं था। कंट्रीज जो आई वो 141 कंट्रीज थी टोटल, कि अगर 141 देश आउट ऑफ 189 जो टोटल कंट्रीज है, 189 तो आपके आ रही है, लेकिन जब आप 2/3 निकालेंगे टोटल कंट्रीज का, कि टोटल कंट्रीज जितनी हैं उन कंट्रीज का 2/3 निकालेंगे तो 141 देश आ रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड के 2/3 लोग अगर इस बात को एक्सेप्ट करेंगे तो ये लागू हो जाएगा। तो 141 देश का जो है एक्सेप्टेंस जरूरी था। तो अब क्या हुआ? जब 1997 में जब सब लोग मौजूद थे, 189 कंट्रीज मौजूद थी, तो उस टाइम वोटिंग की गई। जब वोटिंग की गई
तो 140 वोट मिले पॉजिटिव, एक वोट से ये रुक गया, इलेक्शन में नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, एक वोट से हार गया, ये वोटिंग हुई। अब एक वोट कम था, अब जो कंट्री बची हुई है उसमें से अगर एक भी कंट्री कभी भी आगे आने वाले दिन को, कोई जरूरी नहीं कि वोटिंग वहां पर बार बार हो, ऐसा नहीं होता। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में यह है कि अब 140 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, एक लोग और कर लें तो सब पूरे वर्ल्ड पर जो है अपने आप जो है लागू हो जाएगा वो। तो 140 देश कर चुके थे और 141वें देश की तलाश थी कि कोई एक कंट्री ऐसा हो जाए जो इसको एक्सेप्ट करवा दे। तो हुआ क्या कि उसी समय 2004 में रूस की सत्ता में चेंज आया, रशिया में इलेक्शंस हुए और रशिया में जब इलेक्शंस हुए तो वहां की पार्टी चेंज हुई। जैसे ही जो है नए प्राइम मिनिस्टर आए और नई जो है आपके एक तरह से वहां पर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, उस नई बॉडी ने इसको जो है आपके एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया। तो 141वां देश रशिया था, उसके बाद कनाडा भी आया तो रेडिफाई किया गया इन दोनों के द्वारा। तो ये जो क्या है कि रशिया ने 141वां जो है आपके ये दिया, और ये कब दिया, 16 फरवरी 2005 को। 2004 में जो है सत्ता में आए थे ये, और 2005 16 फरवरी को इन्होंने जो है आपके एक्सेप्ट कर लिया, 141वां देश बन गया। इसके मतलब कि जब 2/3 मेजॉरिटी हो गई तो इसका मतलब इसका लगना जरूरी था। तो जब जैसे ही इसको 16 फरवरी 2005 को जैसे ही आपके इसको जो है एक्सेप्टेंस मिला रशिया का, तो 16 फरवरी 2005 से इसको एक्शन में लाया गया। था क्या ये क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी जो है जानना जरूरी है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक्चुअल में क्या था। तो क्योटो प्रोटोकॉल ये था कि इन गैसों के उत्सर्जन पर रोक कैसे लगाई जाए या किस तरह से लगाई जाए वही देखना था। थोड़ा सा क्योटो प्रोटोकॉल पर आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपके क्या है, तो इनिशियली अगर हम लोग देखें तो पहली चीज कार्बन का उत्सर्जन जो आपके एक तरह से हो रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उत्सर्जित हो रही थी। तो यहां पर हुआ क्या कि जो आपके ये देश है इनमें जो है आपके जब ये क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया, तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था, सबसे पहली चीज ये थी कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेस, ये 6 गैसों के उत्सर्जन को रोक दिया जाए, और 2010 टारगेट दिया गया। 2010 जो है वो आपके टारगेट दिया गया कि 2010 तक, फिर उसके बाद 2012 कर दिया गया उसे, फिर 2012 तक हर कंट्री अपने उत्सर्जन के लेवल को, अपने पॉल्यूशन के लेवल को 1990s के लेवल पर ले आए, 1990 के लेवल पर ले आए, 1990 के लेवल पर ले आए। इसके मतलब 1990 में जितना उत्सर्जन था उस लेवल पे ले आए। तो अब ये बड़े कठिन काम था क्योंकि 1990 में ना के बराबर जो है आपके विश्व में जो है उत्सर्जन था, क्योंकि उस समय उद्योग नहीं थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा। ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत तेजी से उत्सर्जन हुआ, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि उत्सर्जन हो रहा था। तो विभिन्न देशों में सबसे पहली चीज ये आई कि हाँ, उद्योग बंद करने पड़े, बहुत सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, बहुत सारे आपके 4 व्हीलर्स को बंद कर दिया जाएगा। वजह यह है कि उनके जो है आपके एग्जॉस्ट से धुएं, जैसे हमने आपको कल बताया था कि जितनी भी 4 व्हीलर कंपनियां थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने MPFI सिस्टम से इंजन बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि काले काले पहले धुएं निकलते थे साइलेंसर से। अब क्या है, अब जितनी नई गाड़ियां आ रही हैं आप देखते हैं कि उसमें स्क्रबर्स होते हैं, उसमें कंबशन चेंबर जो है आपके बना होता है जो कि आपके सोक करता है, सोकिंग जो है आपके एक तरह से पैड्स होते हैं जहां पर सारी गैसों को सोक कर लिया जाता है। अब देखिए नई गाड़ियां जो निकलती हैं उसके साइलेंसर से धुआं दिखता ही नहीं है निकलता हुआ, आप गाड़ी लेकर के चले जाएं। ये क्या है, ये आपके ये टेक्नोलॉजी है जिसने उत्सर्जन को कम किया, और ये वर्ल्ड वाइड है, हर कंपनी को करना पड़ेगा। और पता नहीं कितनी कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने नहीं माना, उनकी कंपनियों को बंद करना पड़ा अपने प्रोडक्शन को। कई साल उनके प्रोडक्शन बंद रहे, फिर उन्होंने उस चीज को जब फॉलो किया, जब उस पैमाने को फॉलो किया, तब वो कंपनियां फिर से खुली, नई गाड़ियां बननी शुरू हुई। तो जितनी भी गाड़ियां अब भी बन रही हैं सब क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही हैं। इसीलिए गाड़ियों पे, जैसे हमने आपको बताया था, गाड़ियों के पीछे देखिए आपके लिखा रहता है ना, पहले आता था यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, अब गाड़ी के पीछे लिखा रहता है भारत स्टेज 3,
भारत स्टेज 4 की गाड़ी, भारत स्टेज 5 की गाड़ी। स्टेज 5 या स्टेज 4 क्या है? यही है, ये पैमाने दिए जाते हैं कंपनियों को, ये पैमाने दिए जाते हैं कि आपको इस पैमाने पर गाड़ी को बनाना है। गाड़ी आप अपने हिसाब से डिजाइन नहीं कर सकते, ये चीज होना आवश्यक है। तो जैसे हमने आपको बताया था, कुछ कंपनियां हैं ऐसी गाड़ियां निकालती हैं। अब प्रदूषण, जैसे हम लोग चेकिंग करवाते हैं गाड़ी की, तो प्रदूषण चेक होने का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो अननेसेसरी चेकिंग होती है। वजह यह कि अब जो कंपनी से गाड़ी निकल रही है वो पॉल्यूटेड है ही नहीं, वो चेक होकर के निकल रही है, वो पॉल्यूशन कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसको एक क्राइटेरिया दे दिया गया है। भारत स्टेज 4 की गाड़ी अगर निकल रही है तो वो भारत स्टेज 4 पर बनी है, वो पॉल्यूशन कभी करेगी ही नहीं। तो पेपर बना हो या ना बना हो उसका कोई लेना ही देना नहीं है। लेकिन ये क्या है कि अब क्योंकि रूल होते हैं, नियम होते हैं, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आपको फौरन चालान कर दिया जाता है कि पॉल्यूशन क्यों नहीं बनवाया है, जबकि पॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। वजह यह है कि अब सारी गाड़ियों को खुद ही पॉल्यूशन को रोकने के लिए रेस्ट्रिक्शंस दिए जा चुके हैं, इंजन उसी पर डिजाइन हो रहे हैं। भारत स्टेज 5 अब चल रहा है, जितनी भी गाड़ियां आपके इंडिया में बन रही हैं, आप देखिए भारत स्टेज 5 को फॉलो कर रही हैं। और ये जब स्टेज फॉलो करेंगी तो गाड़ियों के अंदर से पॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ओके टेस्टेड रहती हैं कि जब आप ये चीजें लगाना जरूरी है उसमें, जिससे कि आपके निकलने वाला एग्जॉस्ट से जो धुआं है, जो साइलेंसर से धुआं निकलता है, वो ऐसे ना निकले कि आपके जो है एरिया को पॉल्यूट करे। तो यहां पर कंट्रीज को क्या कहा गया कि 2012 तक हर देश अपने उत्सर्जन को, अपने पॉल्यूशन को 1990 के लेवल पर ले आए, और जो 2012 तक 1990 के लेवल पे अपने उत्सर्जन को नहीं लाएगा उसको 30% पेनाल्टी दी जाएगी, देनी पड़ेगी। 30% पेनाल्टी किस पर? अपने जीडीपी पर। इतना कड़ा इंस्ट्रक्शन आ गया। 30% जीडीपी का, अब आप सोच रहे हैं पूरी कंट्री की जीडीपी कितनी होती है, उसका 30% पेनाल्टी, तो क्या है, एक हैवी अमाउंट हो गया जो कि किसी कंट्री को देना पड़ेगा। और कोई कंट्री क्यों पेनाल्टी देगी? तो हर हाल में उस कंट्री को अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है रेस्ट्रिक्शंस आपके लगा 2012 में। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर क्या है कि 2012 के बाद जो है आपके एक एक्सटेंशन मिला। एक्सटेंशन ये मिला कि बीच बीच में, क्योंकि कंट्रीज क्या है, अब 2012 तक ये सब सारी चीजें कर लेना, निपटा लेना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल काम था। तो इसमें जो है आपके एक तरह से जो पहला पीरियड था वो आपके दिया गया था 2008 से 2012 लिमिट थी। 36 देश थे इसमें, 36 कंट्रीज थी, इनको आपके ये दिया गया। ये क्या थी? डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखिए डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे आपके जितनी भी कंपनियां आप देखेंगे, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोप है, इंडिया है, रशिया है। आप देखिए यूएसए का उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ज्यादा है, सबसे ज्यादा उत्सर्जन आपके क्या है? यूएसए का। यूएसए के साथ साथ रशिया का, फिर यूरोपियन कंट्रीज का उत्सर्जन बहुत ज्यादा है, चाइना का उसके बाद, और फिर उसके बाद जो है आपके अन्य जैसे इंडिया है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जितना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे देश मिलकर के जितने देश बचे हैं सब कर रहे हैं, अकेले इंडिया कर रहा है उतना ही लगभग। तो अब आप देख रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और कम है, तो इंडिया और ज्यादा है उसमें, तो 2.9% टोटल उत्सर्जन का हो रहा है। तो अब अगर आप देखें तो जो आपके एक तरह से ये क्राइटेरिया देखा गया कि सबसे ज्यादा उत्सर्जन यूएसए का था और यूएसए सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा था, इसको ये पता चल गया कि 2012 अगर हम टारगेट लेंगे तो हमारी सारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। 36 वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज खड़ी हो गई और उन्होंने इस पीरियड को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा, अब डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में खाई कैसे बनी? डेवलप्ड कंट्रीज का यह कहना कि हम लोगों के यहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, उसको रोकने में समय लगेगा, उसको कम करने में समय लगेगा, इसलिए हम लोगों को 10 साल एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो हम लोग को एटलीस्ट कम से कम 2020 तक का समय मिलना चाहिए, 2020 तक का। ये 2008 में बात हो रही है। और 2000 इनका क्या, डेवलपिंग कंट्रीज का क्या था? डेवलपिंग कंट्रीज का ये था
कि डेवलप्ड कंट्रीज खुद ही डेवलप्ड है, अब उनको डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो डेवलप्ड है। अब सीधे सीधे उनका उत्सर्जन को रोका जाए वहीं पर 2012 तक, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा सा समय दे दिया जाए जिससे वो थोड़ा बहुत डेवलप कर सकें। तो दोनों अपनी जगह सही थे एक तरह से। यहीं पर यूरोपियन कंट्रीज जो थी, यूरोपियन कंट्रीज में सभी डेवलप्ड नहीं है, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ये सब क्या है, ये सब अगेंस्ट हो गए उन छोटी कंट्रीज के जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है, क्योंकि इनके यहां उद्योग सब बंद हो जाते हैं। यूएस में ये था कि पूरी इकोनॉमी बैठ जाती, तो इसलिए इन लोग जो है आपके अगेंस्ट में आ गए कि हम 2020 से पहले नहीं कर सकते। तो ये पीरियड का एक्सटेंशन मिला। फिर 1990 से फिर यही जो आपके एक तरह से देखा गया कि 1990 से लेकर के 2010 तक 32% एमिशन इंक्रीज किया है। 1990 में जो उत्सर्जन होता था 2010 में आकर के 20 सालों में 32% एमिशन बढ़ा है, 32% इंक्रीज कर गया, तो जितना 1990 में होता था। तो 2012 में जब टाइम खत्म हो रहा था, लास्ट आ रहा था कि 2012 तक ऐसा करना है, तो फिर दोहा अमेंडमेंट हुआ। दोहा जो है कतर में है, वेस्टर्न जो है आपके एशिया में कतर है, तो कतर में दोहा है। दोहा में जो है आपके एक तरह से अमेंडमेंट हुआ और 2012 को एक्सटेंड करके 2020 कर दिया गया। तो ये 2020 जो है आपके एक तरह से ये किया गया, जो कि आपके इसमें जो है हम लोग देखते हैं। और फिर पेरिस एग्रीमेंट जो है आपके एक तरह से 2000 जो है आपके 12 में हुआ, और ये जो है आपके एक तरह से 2015 में, सॉरी, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ, उसमें यह था कि 2020 तक सभी को समय मिल जाएगा, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो चाहे डेवलप कंट्रीज हो, आप सबको समय दिया जाता है 2020 तक का, कि आप अपने आपके उत्सर्जन को 1990 के उत्सर्जन पर ले आए। ये जो है आपके मेन मोटिव था। अब जैसे टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अगर हम देखें तो पर जो है आपके एक तरह से परसेंट अगर हम देखें, जैसे आपके उत्सर्जन तो आपके चाइना में ज्यादा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज्यादा है, यूएस में कम है। लेकिन अगर टोटल ओवरऑल देखेंगे तो यूएस ज्यादा था वहां पे। तो पर परसेंट अगर हम देखें तो पर परसेंट तो वहां पर चाइना में कंपैरेटिवली ज्यादा जो है आपके निकलता है। और उसके अलावा 2005 में जो है आपके मॉन्ट्रियल में, कनाडा में जो है आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 11 हुई। तो वहां पर भी आपके 2005 में इस तरह का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, उसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को की चीजों को आगे बढ़ाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है आगे अभी हम लोग पढ़ते हैं। फिर इसी तरह से 2007 में बाली में, बाली कहां है, बाली एक द्वीप है जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है। जैसे सुमात्रा, जावा, जो बोर्नियो, ये सब द्वीप है, उसी बोर्नियो के नीचे अगर आप देखेंगे और जो है जावा के और थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, तो वहां पर छोटा सा द्वीप है बाली, बहुत खूबसूरत है, टूरिस्ट सेंटर भी है और बहुत सारे जो है लोग टूरिस्ट भी वहां पर आते हैं, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो बाली में जो है आपके एक कॉन्फ्रेंस की गई 2000 जो है आपके 7 में, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 थी। तो उसमें भी बहुत सारे इस तरह के डिसीजंस लिए गए और उसमें भी जो है आपके 2007 में, क्योंकि 2012 आ रहा था उस टाइम, 2012 पहली डेडलाइन दी गई थी, तो इसलिए 2012 आ रहा था, तो इसलिए बहुत ज्यादा जो है 2007 और 2009 में कोपेनहेगन में, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, तो वहां पर जो है आपके सम्मेलन हुआ था कोप जो है आपके 15। तो हम सारे जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को नहीं बता रहे, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। तो ये दोनों जो हुई थी बाली और जो है कोपेनहेगन, इसमें बहुत ज्यादा डिबेट हुई क्योंकि 2012 नजदीक था, हर कंट्री को वहां पर पहुंचना था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें डेट को बढ़ाने के लिए यहां पर क्या है, टकराव चल रहा था एक जो है आपके विकसित देश और विकासशील देश के बीच में। विकसित देश ये कह रहा था कि विकासशील देश को तुरंत 2012 में बंद कर देना चाहिए, 2020 तक हमें समय दे दे। विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज ये कह रहे थे कि नहीं 2012 टारगेट दे दिए जो है आपके डेवलप कंट्रीज को और हम लोग 2020 में करेंगे। तो ये डिबेट आपके पूरे इसमें चली है और इसी जो है आपके एक तरह से उसमें
अगर आप देखेंगे तो ये दो कॉन्फ्रेंसेस ऐसी हुई हैं जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज से आगे जो है आमने सामने हो गई। फिर 2011 में भी वही चलता रहा क्योंकि एक साल बचा हुआ था, तो 2000 कॉन्फ्रेंस जो ये था। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि 2015 में जो आपके एक तरह से था, तो 2011 में एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई। क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई? फर्स्ट सिग्नेटरी विड्रॉवल फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल। ये पूछा जाता है कि पहला कौन सा कंट्री था जिसने क्योटो प्रोटोकॉल वापस ले लिया, तो वो था कनाडा। कनाडा ने जो है आपके वापस ले लिया जब उसके यहां कॉन्फ्रेंस हुई। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब हुआ था 2005 में, तो ये जो है आपके ये भी कनाडा में था। 2011 में जब हुआ तो वो सहमत नहीं था, क्योंकि डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज जिस तरह से लड़ रहे थे और जिस तरह से आपके एक तरह से ये सारी चीजें दी जा रही थी, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, तो क्योटो प्रोटोकॉल का पहले समर्थन किया कनाडा ने। अब बाद में विड्रॉवल करने वाली जो आपके एक तरह से कंट्री थी, ये पहली कंट्री थी। क्योटो प्रोटोकॉल से पहली कंट्री जिसने विड्रॉ किया वो कौन था? कनाडा। तो कनाडा ने अपना विड्रॉवल 2011 में जो है आपके वापस ले लिया। फिर इसके बाद 2015 में जो हम आपको बता रहे थे, जो आपकी एग्रीमेंट हुआ, पेरिस एग्रीमेंट, जो इससे पहले अभी हम लोग देखा, ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ इटली में, और वहां पर जाकर के फाइनली ये डिसाइड हुआ कि 2020 सभी को समय दिया जाएगा। तो यही इससे पहले जो आप देखेंगे, जो हम लोग ने यहां पर देखा था टाइम, ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 जो आपके था, तो ये पेरिस एग्रीमेंट में यही था, यही जो है आपके बताया गया, ये इटली में जो हुआ था 2015 में। तो इसमें जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 थी, तो इसमें ये लास्ट डिसीजन लिया गया जब बहुत सारी जो है आपके इस तरह की डिबेट चल रही थी। तो यहां पर डिसीजन फिर ये लिया गया कि 2020 सबको टारगेट दे दिया जाएगा और 2020 तक सबको ये सारा काम जो है आपके कंप्लीट कर लेना है, और जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उस इंस्ट्रक्शंस पर आकर के वर्क कर लेना है। तो इस तरह से अगर देखें तो 2015 तक, जो 2007 से लेकर के 2015 का टाइम है, तो जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई वो डिबेटेबल हुई। ज्यादातर उसमें डिबेट्स हुए, ज्यादातर उसमें लड़ाई हुई, ज्यादातर एक कंट्री दूसरे कंट्री के आमने सामने थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक तरह से ये पोजीशन ऐसी बनी रही यहाँ पे कि वहां पर एक प्रपोजल जैसे कोई कंट्री रखती थी, तो हमेशा ये देखता था ये प्रपोजल क्या हुआ करता था, जैसे या तो फिर डेवलप कंट्रीज की तरफ से होता था या डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये दो फ्रैक्शन हो गए थे, तो डेवलपिंग कंट्रीज एक साथ हो गए थे, डेवलप्ड कंट्रीज एक साथ हो गए थे। तो इसलिए ये एक फ्रैक्शन चलने लगा, और ये जो है आपके एक तरह से ये कैसे चला, ये आपके लगभग आप देखेंगे कि ये 2007 से लेकर के 2015 तक चला, जब तक कि ये डिसीजन नहीं हो गया कि 2020 तक हम सभी लोग जो है आपके एक तरह से 1990 के लेवल पर अपने उत्सर्जन को ले आएंगे। अब इस बीच में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, तो ये कॉन्फ्रेंसेस जब आपके हुआ करती थी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य, एक मुद्दा होता है क्लाइमेट चेंज का। तो हर बार क्लाइमेट चेंज का कोई ना कोई एक मुद्दा रहता था। जैसे कभी ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल वार्मिंग से कंसर्निंग चीजों को बता दिया गया, कभी एशियाई भूरी धुंध पर जो है एशियन ब्राउन हेज पर बात हुई, कभी ग्लोबल डिमिंग पर बात हुई। तो ये जो है आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे, डिफरेंट टॉपिक थे जिस पर डिस्कशंस हर साल चल रहा था। तो ये जो है आपके ये डिस्कशंस आपके चलते रहे, और 2015 में आकर के जो है आपके एक तरह से ये चीज जो है आपके सॉल्यूशन में आया कि नहीं, अब हम लोगों को थोड़ा सा वक्फा मिलेगा, एक टाइम मिलेगा कि 2020 तक हम सब लोगों को उसी लेवल पर लेकर के आना है। इसलिए सारी कंट्रीज अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, उसने सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, सारी कंपनियों को इंस्ट्रक्शन दे दिया, और उसी तरह से आपके एक तरह से डिसीजन जो है एक दूसरे को जो है सभी कंट्रीज को मानना पड़ा। और जो भी आपके एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस जो है आपके एक तरह से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के थे, तो वो जो है आपके एक तरह से सब ने एक्सेप्ट किया, लागू किया सारी चीजों को। और क्योटो प्रोटोकॉल क्योंकि लागू है, इसलिए हर कंट्री को मानना ही मानना है, चाहे वो जो है आपके सिग्नेटरी बने या ना बने। तो ये जो है आपके एक तरह से अभी तक का 2015 तक की ये जो है आपकी घटना थी। अब 2015 के बाद क्या हुआ देखिए,
2015 के बाद एक तरह से अगर हम देखें तो एक जो पीरियड था 2015 के बाद वो इसी तरह से था कि हर कंट्री अपनी तैयारी कर रही थी। तो तैयारी करने की वजह से जो है आपके एक तरह से कॉन्फ्रेंस तो हो रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा जो है आपके चीजों पर नहीं, वही मुद्दे चल रहे थे और उन्हीं चीजों को जो है बात हो रही थी। फिर 2019 में आकर के 2019 में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 25वीं थी, 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25th, ये किसने जो है आपने एक तरह से कहां पर हुई? ये स्पेन में हुई, मैड्रिड में। तो मैड्रिड में, स्पेन में जो है ये कॉन्फ्रेंस की गई। और ये मैड्रिड में जो होने वाली कॉन्फ्रेंस थी, इसको अगर हम लोग देखें तो ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी कि जहां पर सभी लोग जो है आपके एक तरह से काफी समय के बाद 2015 के बाद 2019 में आकर के, बाकी और हो रहा था लेकिन नॉर्मल मुद्दे चल रहे थे, 2019 में आकर के फिर मुद्दा गर्म हुआ। वजह यह थी एक साल बचा था, 2020 को एक साल बचा था, और एक साल बचे होने की वजह से आपके एक तरह से 2019 जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले कर रहा था। तो मैड्रिड स्पेन में जो है आपके कॉन्फ्रेंस हुई, और ये कॉन्फ्रेंस जो है आपके जब हुई तो इसमें जो है आपके एक तरह से ये मैड्रिड में जब हुई तो सारी कंट्रीज जो है आपकी थी, और इसमें जो है एक तरह से ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये स्पेन के साथ साथ चिली भी थी। चिली के कंट्री ने भी आपके ये सारी चीजें की थी और चिली भी जो है यहाँ पर मौजूद थी। तो कहने का मतलब ये था कि चीजें जो हैं ये दोनों कंट्रीज मिल करके जो है हैंडल कर रही थी इस कॉन्फ्रेंस 25, जो कि आपके चिली देश में हो रहा था, लेकिन गवर्नेंस अगर आप देखें तो आपके एक तरह से पूरा जो था स्पेन मैड्रिड का था। तो मैड्रिड स्पेन ही इसको टैकल कर रहा था, लेकिन जो है आपके चिली देश में हो रहा था। चिली देश है आपके दक्षिण अमेरिका में जो है चिली देश में इसको जो है किया जा रहा था। तो ये जो है एक तरह से मैड्रिड जो है आपकी कॉन्फ्रेंस कही गई, जो कि आपकी हुई। अब 26वीं ये 2020 को होना था, 26वीं कॉन्फ्रेंस जो है वो 2020 नवंबर में होनी थी, और यही डिसाइडिंग फैक्टर था। यहां पर आकर के हर कंट्री को सारी अपनी रिपोर्ट देनी थी, अपने जो जितने भी अपने काम थे वो उनको दिखाना था, अपने रिजल्ट एक तरह से जो इम्तिहान दे रहे थे इतने दिनों में 2008 से लेकर के 2020 तक का 12 साल में जो भी उन्होंने किया, कितने कितने उद्योग बंद किए, कितना उत्सर्जन कम किया, एमिशन कैसे उन्होंने जो है आपके कर्टेल किया, किस किस गैसों का यूज उन्होंने बंद किया, ये सारा अब चीजें जो हैं इनको अब रिपोर्ट 2020 में देना था। तो यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में ग्लासगो है, ग्लासगो में ये कॉन्फ्रेंस होनी थी। और ये कॉन्फ्रेंस जो है एक तरह से ये यूनाइटेड किंगडम और इटली के पार्टनरशिप में होनी थी। जैसे इससे पहले वाली 2025 में क्या हुआ था, स्पेन और जो है आपके चिली के जो है पार्टनरशिप में हुई थी, उसी तरह से ये ग्लासगो में होनी थी लेकिन इटली के पार्टनरशिप में। इटली भी पार्टनर था जो है आपके यूनाइटेड किंगडम का। तो यूके और इटली के जो है आपके ज्वाइंट पार्टनरशिप में जो है आपके इसको होना था, और ग्लासगो में होना था। ग्लासगो जो है आपके एक तरह से यूनाइटेड किंगडम का जो है आपके एक बहुत खूबसूरत शहर है। तो ग्लासगो में आपके ये कॉन्फ्रेंस होनी थी। लेकिन 2020 जैसे आप देख रहे हैं कि 2020 कैसा बीता है, 2019 के बाद से, जब से कोविड 2019 शुरू हुआ, पूरी दुनिया में उसी का कहर शुरू हो गया। तो 2019 के लास्ट से दिसंबर के बाद से लगभग हर चीज जो है आपके अस्त व्यस्त हो गई, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई। हम लोग तैयारी किसकी कर रहे थे 2020 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की, अपने अपने रिजल्ट दिखाने की। हर देश अपना रिजल्ट दिखाता 2020 में ग्लासगो में। तो ग्लासगो में सबको अपने जो है आपके रिजल्ट दिखाना था कि रिजल्ट दिखाइए आपने इतने दिनों में क्या किया। लेकिन कोविड-19 जो आपके 2019 से आया, तो कोविड-19 ने क्या किया, ये जो है इसने पूरे विश्व भर में जो है आपके हाहाकार मचा दिया, और जिसकी वजह से हर आदमी का दिमाग वहां से हट करके, क्लाइमेट चेंज से हट करके और किधर चला गया, कोविड की तरफ चला गया।
और हर चीज से, सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज से, बल्कि पूरी हर देश की इकोनॉमी में इफेक्ट आया। पूरे देशों की इकोनॉमी जो है आपके बैठ गई और बहुत जो है ज्यादा जो है आपके इंडस्ट्रियल पर्पज से, कॉमर्शियल पर्पज से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हर कंट्री को, और हर कंट्री डेब्ट्स में चली गई। तो ये जो है आपके एक तरह से बहुत सारी इस तरह की चीजें थी जो कि यहां देखने को मिली बहुत ज्यादा। इसमें जैसे अब 2020 में अगर आप देखेंगे तो पूरे 2020 की ये है। और कंट्रीज में तो चलिए ये था कि जो है आपके एक तरह से इस चीज पर काबू पा लिया गया, लेकिन अभी भी हम लोग की कंट्रीज में आप देख ही रहे हैं कि इस पे काबू नहीं पाया गया और इस पर इन्वेस्टमेंट भी हद से ज्यादा हो गया जिसका कंट्रोल नहीं है। अब आगे आने वाले समय में गबन देखे जाएंगे, पता नहीं कितने कितनों के गबन जो है आपकी जो हुए तो वो आपके देखे जाएंगे। तो अब ये क्या है कि अभी आदमी सिर्फ लगा हुआ है बीमारी को रोकथाम करने में, अब ये नहीं देख रहा है कि हाँ कौन सी चीज कहां पर खर्च हो रही। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी पकड़ी भी गई कि जहां पर 500 रुपए का सामान जो है वो 10,000 रुपए में दिखाया जा रहा है। तो ये जो है आपके इस तरह की चीजें हैं जो आपके एक तरह से सेटअप में अभी चल रही हैं, लेकिन दुनिया की हर इकोनॉमी अभी ठंडे बस्ते में चली गई। तो ये भी क्या था, ठंडे बस्ते में चला गया। नवंबर 2020 में होना था, लेकिन नवंबर 2020 में पूरा वर्ल्ड परेशान था, इसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया ग्लासगो वाले को। तो ये 26वां कॉन्फ्रेंस जो है पोस्टपोन कर दिया गया। 27वां कॉन्फ्रेंस नवंबर 2021 में होना है। अब जो 2021 चल रहा है 27वां होना था, लेकिन क्योंकि 26वां ही नहीं हुआ है तो 27वें को और बढ़ा दिया गया। 27वें की अभी कोई डेट नहीं है, 26वें के लिए ये कर दिया गया कि 1 से 12 नवंबर को 2021 को आपके ये होगा ग्लासगो में। तो ग्लासगो में जो 2020 में होना था नवंबर में, अब वो 1 से 12 नवंबर जो है आपके एक तरह से 2021 में ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 होगी। तो ये जो है आपके एक तरह से कुछ फैक्ट्स थे जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अभी तक चल रहे हैं। तो अब ये क्या है, अभी पूरा क्योंकि विश्व अगर देखा जाए तो ये जो है आपके एक तरह से कोविड के असर से ऊपर नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से और जो है आपके हर आदमी का दिमाग उसी पर है कि किस तरह से कोविड से लड़ा जाए या किस कोविड से बचा जाए। हर कंट्री उसी जो है आपके लड़ाई में लगी हुई है। हम लोग भी उसी जो है दौर में चल रहे हैं, हम लोग भी उसी से जो है आपके निजात पाना चाहते हैं। तो है क्या कि हम सभी लोग मिल करके इस चीज की फाइट कर रहे हैं अभी। तो अब 2019 में क्या होगा, क्या जो है जैसे आपके एक्सपेक्टेड ये है कि थर्ड वेव जो है आपके आएंगी, फिर से सेकंड वेव आ चुकी, थर्ड वेव आएंगी। अगर थर्ड वेव आती है और एक्सपेक्टेड ये है कि जैसे जुलाई अगस्त सितंबर जो है आपके टाइम बताया जा रहा है, इस बीच में थर्ड वेव आएगी। अगर थर्ड वेव जुलाई अगस्त सितंबर में आ रही है तो ऐसे कंडीशन में जो है आपके नवंबर तो इफेक्टेड रहेगा ही रहेगा पूरा विश्व भर में। तो अगर थर्ड वेव आती है तो ये जो है आपके एक तरह से कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये आपके कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी। फिलहाल अभी तक जो है 1 से 12 नवंबर 2021 ये जो है 26वीं कॉन्फ्रेंस आपके डिसाइडेड है कि ये आपके होना है, ठीक है ना। अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, हमने आपको बताया था अर्थ है, अर्थ गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, दो वजह से। एक हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में एक तो ग्रीन हाउस गैसेस जितनी है 6 गैसेस जो आपके बताई गई वो इसमें हो रही हैं, ये घनी होती जा रही है, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाला प्रकाश जो आपके एक तरह से हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, तो वो किसी भी जो है आपके गैस को भेद देगा, अंदर तो चला आता है, सतह पर जब ऊष्मा दे देता है, जब पृथ्वी को गर्म कर देता है, जो वापस जाने वाला प्रकाश है वो दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला हो जाता है। यहां पे फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी के कम होने, लॉन्ग वेवलेंथ का हो जाने की वजह से ये जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसको बाहर नहीं जाने देती ऊष्मा, इसलिए ये फिर से परावर्तित कर देती है, और जिसकी वजह से पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
तो ये जो है आपके एक तरह से इफेक्ट देखा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। दूसरा कारण क्या है तापमान के बढ़ने का पृथ्वी के? दूसरा कारण जो है वो ये है कि हमारे वायुमंडल में मौजूद है कौन? ओजोन। ओजोन गैस है। ओजोन क्या करती है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है, इस प्रकाश में जो आपके प्रकाश होता है उसको अगर हम देखें तो हमें पता है कि 7 रंगों से मिलकर के बनता है ये विबग्योर, जिसको हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष जो निकलता है। इंद्रधनुष हम लोग देखते हैं बरसात के समय निकलता है, 7 रंग का जो है आकाश में दिखाई पड़ता है। ये 7 रंग क्या होते हैं? विबग्योर क्यों बोला जाता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर होते हैं। तो विबग्योर क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो आपके कलर्स होते हैं, जैसे वायलेट है, वायलेट अगर आप देखेंगे बैगनी कलर होता है। इंडिगो भी ब्लू से ही जो है आपके मिलता जुलता है, तो ब्लू और बैगनी के बीच का हो जाता है। तो बैगनी है, बैगनी और ब्लू के बीच का हो गया, अब ब्लू हो गया, फिर ग्रीन हो गया, फिर येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। ये 7 रंग मिल करके व्हाइट लाइट बनाते हैं। 7 रंग मिल जाते हैं तो व्हाइट लाइट बन जाती है, श्वेत प्रकाश। व्हाइट लाइट किसको कहते हैं? जिसको हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में धूप। धूप आ गई जो हमें दिखाई पड़ती है आता हुआ सूर्य का प्रकाश। तो ये जो है आपके व्हाइट लाइट है, और इस व्हाइट लाइट को जो धूप आ रही है उसको प्रिज्म से अगर हम गुजार दें तो अपने आप हम देखते हैं, अगर प्रिज्म को हम धूप में रख दें तो आप देखेंगे जो प्रकाश होगा अपने आप 7 रंग दिखाने लगेगा सामने। कोई स्क्रीन रख दी तो 7 रंग दिखने लगेंगे, यही 7 रंग विबग्योर। तो ये जो है आपके दिखाने लगता है। तो 7 रंगों से मिलकर के बना है श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट हमें आती हुई दिखाई पड़ती है, ये विजिबल है। लेकिन कुछ लाइट ऐसी है जो हमारे इनविजिबल होती है, हमें नहीं दिखाई पड़ती। वो क्या है जो इनविजिबल लाइट है? तो इनविजिबल लाइट जो हमें नहीं दिखाई पड़ती वो कौन सी है? तो देखिए यहां पर लास्ट में क्या है? वायलेट, यहां पर क्या है? रेड। ये कलर कैसे चेंज हो रहा है? ड्यू टू वेवलेंथ। ऐसे प्रकाश, ऐसी तरंग जो रेड के भीतर पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रा मतलब होता है अंदर, रेड के अंदर, इंफ्रारेड। और लास्ट में क्या है? विबग्योर। इसको क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रा मतलब क्या होता है? बाहर, वायलेट के बाहर। तो प्रकाश जो है ये 7 रंगों का प्रकाश, ये तो हमें दिखाई पड़ता है धूप के रूप में, लेकिन ये प्रकाश और ये प्रकाश दिखाई पड़ता है? अल्ट्रावायलेट रेज दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। वायलेट के बाहर जो है, अल्ट्रा मतलब बाहर, वायलेट मतलब वायलेट के बाहर, तो अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड के मतलब क्या हुआ? रेड के भीतर जो है ये क्या है? ये दोनों प्रकाश इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये विजिबल है। तो ये तीनों पार्ट आते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये बहुत ही ज्यादा ऊष्मा रखती हैं, अत्यधिक ऊष्मा है इनके पास। लेकिन ओजोन क्या है? अब कुदरत ने ऐसी चीज बनाई है, गॉड ने, अल्लाह ने ऐसी चीज क्रिएट करी है, ओजोन। तो ओजोन गैस क्या करती है? अपने आप जो नुकसानदेह है ह्यूमन बींग्स के लिए हर तरह से, अल्ट्रावायलेट रेज को यहीं से परावर्तित कर देती है। तो ओजोन का काम क्या है? ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को परावर्तित कर देता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, वहीं अंदर जाने नहीं देता। मतलब एक छन्ने की तरह काम करता है। तो ओजोन एक छन्ना है जो प्रकाश को छान करके अंदर की तरफ भेजता है। कौन सा लाइट भेजता है अंदर? पृथ्वी की सतह पर ये और ये आती है, इंफ्रारेड आती है और प्रकाश आता है। इंफ्रारेड क्या करती है? दिखाई नहीं पड़ती हमें, लेकिन पृथ्वी को गर्म करती है, गर्म करने का काम। जो पृथ्वी गर्म हो जाती है, धूप में हम लोग खड़े होते हैं, हम लोग गर्म हो जाते हैं, इसकी वजह से इंफ्रारेड। जो धूप आती है वो क्या करती है? वो 2 काम करती है, वो गर्म भी करती है, हमें ऊष्मा भी देती है और दृष्टि प्रदान करती है, देखने की क्षमता। हर इंसान उस प्रकाश में देख लेता है। तो 2 काम ये करती है ये। तो अल्ट्रावायलेट रेज यहीं से परावर्तित हो जाती है। तो एक तो पृथ्वी गर्म किसकी वजह से हो रही थी? ग्रीन हाउस गैस जब अधिक हो जाएंगी, आने वाले प्रकाश को बाहर नहीं जाने देंगी, ऊष्मा जाने नहीं देंगी, इसलिए पृथ्वी गर्म होने लगेगी। दूसरा कारण था ये ओजोन। कुछ गैसें हम लोग ऐसी छोड़ रहे हैं, लिबरेट कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं कि वो जाकर के ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है।
ओजोन को तोड़ रही है, ओजोन को डिप्लीट कर रही है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन के मतलब क्या हुआ? ओजोन का टूटना, ओजोन का कमजोर होना। और ओजोन जब कमजोर हो जाएगी तो ये छन्ने की तरह जो काम कर रही है, अल्ट्रावायलेट को रोक रही है, ये अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आने लगेगी। तो पृथ्वी पर हो क्या रहा है? पृथ्वी पर यही हो रहा है कि कुछ गैसों का उत्सर्जन हम लोग ने शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो ओजोन है वो अब पूरी तरह से अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्टेड नहीं रख पा रही है। अल्ट्रावायलेट रेज आना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? धूप में आप देखें, गर्मी के दिनों में आप देखते हैं खास तौर से, उस टाइम क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज पेनिट्रेट कर रही है। हमारा शरीर क्या होता है? 2 दिन आप गर्मी में निकल जाइए, काला पड़ने लगता है। तो ये क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज पहले स्किन कैंसर करेंगी। अगर ज्यादा मात्रा में आ गई तो सबसे पहला नुकसान ह्यूमन बीइंग्स को क्या होगा? हर इंसान को स्किन कैंसर होने लगेगा। और ये ओजोन परत उसी से बचाती है हमें। अगर ओजोन को हमने नुकसान पहुंचाने दिया या और नुकसान किया ओजोन का, तो आने वाली जो किरणें अल्ट्रावायलेट ये आना शुरू हो जाएंगी, तो हम लोगों का रहना, ह्यूमन बीइंग्स का रहना मुश्किल हो जाएगा। ये नुकसान तो सबको करेगी, जितने लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सबको परेशान करेंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में क्या होगा? स्किन कैंसर होने लगेगा। हम सबको स्किन कैंसर होगा अगर ओजोन को हमने रोका नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? कनाडा में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ वो क्या था? वो इसी गैसों को रोकने की बात हुई। तो 2 अलग अलग तरीके हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को 2 तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के मतलब पृथ्वी गर्म हो रही है। पृथ्वी गर्म किस तरह से हो रही है? एक तो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन की वजह से, जिसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक समझौता, एक एग्रीमेंट, जिसके तहत हर कंट्री उस चीज को माने। तो ये क्या है? ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, जो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कैसे रोका जाए वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को संरक्षित रखने के लिए किया गया। ओजोन को कैसे संरक्षित रखा जाए? उन गैसों का उत्सर्जन को रोका जाए जो ओजोन को नुकसान पहुंचा रही है, ओजोन को डिप्लीट कर पा रही है। ये कहां हुआ? ये क्योटो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ। और ये जो है आपके 1985 में जो है एक तरह से ये कॉन्फ्रेंस हुई वियना में, ऑस्ट्रेलिया में। वहां से ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रिया कंट्री है यूरोप में। एक ऑस्ट्रेलिया है जो आप देखते हैं, जो कि जो है आपके सदर्न हेमिस्फीयर में है, वो अलग है। एक ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया कंट्री जो है वो कहाँ है? आपके यूरोप में, जिसकी राजधानी वियना है। तो वियना में पहली कॉन्फ्रेंस हुई 1985 में, और फिर 1987 में कनाडा में जब हुई तभी आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 1987 में। तो ये 16 सितंबर 1987 को जो है आपके प्रोटोकॉल लगाया गया। इन गैसों के उत्सर्जन पे रोक लगाई गई कि सारे कंट्रीज जितने हैं इस गैस को उत्सर्जित नहीं करेंगे जो ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किस गैस की बात हो रही है या कौन सी गैसें हैं अभी हम देखते हैं हम लोग। क्योंकि ये 16 सितंबर को हुआ था ओजोन को सुरक्षित रखने के लिए, इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 में आपके ओजोन को संरक्षित रखने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल क्या है? मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा का, जहां पर यह डिसीजन लिया गया, इसलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम दे दिया गया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? एक समझौता विभिन्न देशों के बीच में कि हम उन गैसों के उत्सर्जन को पूरी तरह से रोक देंगे जो हमारे ओजोन को नष्ट कर रही है, और जिसकी वजह से पृथ्वी जो है आपकी गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इसमें क्या है कि 48 देशों में से 33 लोगों ने साइन किया ओजोन 1987 में। तो 1987 में आपके ये साइन हुआ, 48 में से 33 देश ने जो है आपके इस पे समझौता किया, और 1 जनवरी 1989 से ये एक्शन में आ गया। तो ये क्या था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कि कुछ गैसों का उत्सर्जन जो ओजोन को डिप्लीट कर रही हैं उन पर रोक लगाया जाए, उनको किसी तरह से हम लोग यहां पर रोके। जो गैसें हैं जो कि नुकसान पहुंचा रही हैं वो कौन सी हैं? CFC गैस। अब यहां कार्बन डाइऑक्साइड से लेना देना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस थी, वो अलग काम कर रही है, वो क्योटो प्रोटोकॉल के लिए। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ रहे हैं। वो गैस जो ओजोन की परत को नुकसान पहुंचा रही है वो क्या है? वो थी आपकी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC। तो ये आपके HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहा जाता है। फिर जो आपके हेलॉन्स, हेलॉन्स क्या है?
आपके क्लोरीन की पूरी फैमिली, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जितनी भी आपकी फैमिली है पूरी क्लोरीन की, ये सब हेलॉन्स कहलाती है। और नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो है आपके एक तरह से ये हो जाती है मिथिल अल्कोहल, तो ये जो है आपके अल्कोहलिक जो है आपकी ये चीजें, ये सब नुकसानदेह थी। तो ये सब ओजोन को डिप्लीट करने, जिसमें सबसे ज्यादा सीएफसी जो है आपके एक तरह से नुकसानदेह थी, जो कि आपके इसको नुकसान पहुंचा रही है। तो ये जो है एक तरह से देखा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कि कैसे ये नुकसान पहुंचा रही है या किस तरह से। तो अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अगर हम देखें, अब इसको थोड़ा सा दो जो है हम लोग और इसको पढ़ने, जो आपके एक तरह से कॉन्फ्रेंसेस हुई उसको और पढ़ने, फिर उसके बाद हम आते हैं ओजोन डिप्लीशन पे। एक्चुअल में ओजोन डिप्लीशन क्या है, ओजोन को डिप्लीशन को किस तरह से हम लोग देखते हैं या किस तरह से ओजोन डिप्लीशन हुआ। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो मेनली क्या था कि जो आपकी कंट्रीज थी, कंट्रीज में क्या हुआ, अब ये चीज क्लियर हो गई कि दो अलग अलग चीजों से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये चीज पहले हम क्लियर कर लें। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये दो चीजों से अब हो रही है। एक के लिए जो रोकथाम के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लगाया गया, और एक के रोकथाम के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लगाया गया। ये दो जो है आपके, तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, जो 6 गैसेस दी गई थी ग्रीन हाउस गैसेस, इसको कैसे नियंत्रित किया जाए उस पर। और ये गैसें आप पढ़, इनको हमने बताया भी था आपको, ये 6 गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, HFC, PFC, SF6, ये 6 गैसें चिन्हित करी गई, आइडेंटिफाई की गई। ये देखा गया कि कौन नुकसान पहुंचा रहा है, कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट ला रहा है। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट और भी चीजों से होता है, जो आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जैसे जो बादल हैं वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, उनकी वजह से भी आपके होता है। और यहां पर मेनली जलवाष्प है, जो आपके बादलों में क्या होता है, जलवाष्प होता है, वो भी आपके होता है। इवन ओजोन भी कुछ मात्रा में आपके टेम्परेचर को बढ़ाता है। लेकिन ये जो है आपके 6 गैसेस देखी गई, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे ज्यादा क्यों होता है, 2 जगह से। एक तो जो है आपके एक तरह से जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में जैसे ट्रक है, बस है, 4 व्हीलर्स, जो कुछ भी आप ले लें, इन सब से उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और किससे हो रहा है, इंडस्ट्रीज किससे भी हो रहा है, उद्योग के धुओं से, यहां पर भी उत्सर्जन करेगा। मीथेन जो है ये भी बहुत मात्रा में जो है निकलती है, और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन भी जो है आपके उद्योगों से हो रहा है, उद्योग से जो है आपके होता है, प्लस वेजिटेशन से भी कुछ मात्रा में आपके होता है। मीथेन जो है वो क्या है, वो होता है आपके दलदली क्षेत्र, जहां पे दलदली भूमि होती है वहां पे मीथेन, मार्शी गैस है मीथेन। तो ये मीथेन जो होती है खास तौर से ये आपके एक तरह से पैडी फील्ड से होती है, राइस फील्ड से, जहां पे धान बोया जाता है, वहां पे अगर आप देखें तो वहां पे मीथेन गैस खूब होती है गर्मी की वजह से, दलदली भूमि में, तो ये मीथेन गैस वहां पर पाई जाती है। या अन्य जहां कहीं भी दलदली भूमि है वहां पर आपके एक तरह से गैसेस निकलती हैं, तो मीथेन गैस ये जो है वहां पर। तो किस इन सभी चीजों पे, अब जैसे मान लीजिए व्हीकल पे अगर हम कोई प्रतिबंध लगा देंगे, रोक लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड पर जो है आपके एक तरह से नियंत्रण पा लेंगे। तो इसके मतलब कि वर्ल्ड ने क्या सोचा, दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया ये सोच रही है कि बार बार हर आदमी को मत पकड़ो, जितनी गाड़ियां चल रही प्रदूषण के लिए मत रोको, बस सिंपल एक काम कर दो कि जो अब आने वाली गाड़ियां, क्योंकि गाड़ियों की एक लाइफ होती है, कोई भी गाड़ी अगर होगी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, तो 5 साल, 8 साल, 10 साल, कुछ एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। 10 साल बाद उसकी लाइफ 0 हो जाती है, तो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो जो गाड़ियां चल रही उस पर काम ना किया जाए, बल्कि जो नई गाड़ियां प्रोड्यूस हो रही, जो आपके रोड पर आ रही, उस पर काम किया जाए। इसलिए कंपनियों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि आप उस लेवल पे आप काम करेंगे, जिससे क्या हुआ कि और उद्योग में भी वही चीज की गई कि उद्योग से जो आपके चीजें निकल गई उसको छोड़िए,
लेकिन ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत करिए जिसके डिग्रेडेशन से जो है आपके कोई नुकसान हो रहा हो, या कुछ गैसें लिबरेट हो रही हो, या फिर जो है हम प्रदूषण कर रहे हो। तो आगे अभी क्या है, आप अभी क्या जो है प्रयोग कर रहे हैं घरों में, कौन से फर्नीचर ऐसे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपके नुकसान पहुंचा रही है, वो घर घर देखने नहीं जा रहा है सरकार, लेकिन जो बन करके आ रहे हैं प्रोडक्ट्स उस पर नियंत्रण पाना। तो आईएसओ वही चीजों को देखता है, प्रोडक्ट्स को देखता है, यही सारी चीजें देखी जाती हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम कोई चीज ऐसी, जैसे अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा रोकथाम लग गई पॉलीथीन बैग पर। पॉलीथीन बैग क्या है, ये पूरी तरह से डैमेज नहीं होते, डिग्रेडेबल नहीं है, सड़ते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो कहीं पर जाकर के डिग्रेड अगर नहीं होंगे तो फंस जाएंगे, फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा ब्लॉकेज कर देते हैं। ब्लॉकेज करने से आपके और गैसों का उत्सर्जन होता है, मीथेन ईथेन गैस और ज्यादा उत्सर्जित होगी। तो पन्नी पॉलिथीन जिसको जो बनती है, अगर वो खत्म हो जाए, अगर वो नष्ट हो जाए, तब तो हमें यूज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो नष्ट ही नहीं हो रहा है। जब नष्ट नहीं हो रही है तो उसकी वजह से आगे बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा पॉलिथीन बैन कर दी गई पूरी तरह से, पॉलिथीन के बैग्स बैन कर दिए गए, पॉलिथीन की जो है आपके एक तरह से बैग्स पूरी तरह से इंडस्ट्रीज में जो है आपके यूज नहीं किया जा रहा है। तो ये जो है इन्हीं गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये क्या है, ये आपके गैसों को रोकने के लिए, जो कि CFC HCFC तो ये मेनली क्या है, ये ओजोन को नष्ट करने वाली गैस है, जिसमें क्या थी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर क्या थी हेलॉन्स। हेलॉन्स क्या थी, ये आपके क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कैसे नुकसान पहुंचाती हैं अभी हम लोग देखेंगे। अभी ये सारी चीज हम लोग डिटेल वे में पढ़ेंगे। तो ये सब गैसें, इन गैसों का उत्सर्जन रोकना ये मेन था। ये कैसे उत्सर्जित होती थी, ये अभी हम लोग ओजोन डिप्लीशन में आ रहे हैं, ये कैसे उत्सर्जित होती है, किस तरह से निकलती हैं। तो ये जो है आपकी गैसें इस तरह से निकलती, तो इसको रोकथाम करना। तो ग्लोबल वार्मिंग पर अगर नियंत्रण करना है, पृथ्वी को बचाना है आगे नष्ट होने से, और पृथ्वी की आयु को बढ़ाना है, तो हमें दोनों एस्पेक्ट्स को लेकर के चलना पड़ेगा। क्योटो प्रोटोकॉल पर भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, मतलब उस प्रतिबंध को मानना पड़ेगा, और हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रतिबंध को भी मानना पड़ेगा। तो ये जो है आपके एक तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है आपके ये था। फिर थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में। लंदन में कुछ अमेंडमेंट हुआ 1990 में आकर के, 1990 में आकर के, जिसमें गैसें, 3 गैसों को पूरी तरह से अबेंडेंट कर दिया गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये था, ट्राइक्लोरोमीथेन और मिथिल क्लोरोफॉर्म। तो ये जो आपके थे, ये 3 का यूज पूरी तरह से अबेंडेंट कर दिया गया, बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से ओजोन नष्ट हो रही, इनकी वजह से जो है आपके एक तरह से CFC भी लिबरेट हो रही, तो जो आपके जाकर के चीजों को नष्ट करे। तो ये ओजोन को नष्ट करने वाली या ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये जो है आपके एक तरह से कहा जाए ट्राइक्लोरोमीथेन है, और मिथिल क्लोरोफॉर्म, ये 3 गैसों का उत्सर्जन हर देशों से बैन कर दिया गया। ये 3 गैसें अब यूज नहीं होंगी, है ना। फिर इसके बाद जो है आपके कोपेनहेगन में अमेंडमेंट हुआ, और ये अमेंडमेंट क्या था, डेवलपिंग कंट्रीज को 10 साल ज्यादा दिए गए आपके कंपैरिजन में डेवलप्ड कंट्रीज के। ये सुनवाई हो गई कि डेवलप्ड कंट्रीज को जितना समय दिया जा रहा है आपके इस पे रोकथाम करने के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज को 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इसको कम करने के लिए। तो ये जो आपके एक तरह से काम हुआ, ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल जो है आपके प्रोटोकॉल ओजोन का संरक्षण को बचा रहा है, ओजोन के संरक्षण को कर रहा है, ओजोन को उन गैसों से के उत्सर्जन को रोक रहा है जो कि ओजोन को नष्ट करती है। अब ओजोन डिप्लीशन क्या है, ओजोन कैसे नष्ट होती है, ओजोन का डिप्लीशन क्या होता है, अब नेक्स्ट फेज में हम लोग आते हैं। तो अब हम आते हैं ओजोन डिप्लीशन पे।